ये संविधान के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों में से है, जो अत्यंत विकसित, सुस्पष्ट और सकारात्मक स्वतंत्रता का अधिकार है। और ये प्रावधान 5 अनुच्छेदों में 19 से 22 तक मिलता है। सबसे पहले चलते हैं हम स्वतंत्रता के अधिकार का विस्तार समझ लेते हैं। और यहाँ पे एक और खास बात है कि ये प्रावधान वास्तव में या वस्तुतः प्रस्तावना का विस्तार है। प्रस्तावना में जो लिबर्टी है, प्रस्तावना का विस्तार है, ये उसी को और विस्तार पूर्वक यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, चलो आते हैं आगे। पहले अधिकार को समझें, प्रकृति को समझें, फिर आगे चलेंगे। प्रस्तावना का विस्तार है। और ये जो स्वतंत्रता हम लेते हैं वो कहीं ना कहीं फ्रांस के दर्शन से प्रेरित है। फ्रांस के दर्शन से, जहां पर ये कहा गया, रूसो ने कहा कि भाई व्यक्ति जो है ये दर्शन पर आधारित है। व्यक्ति जो है वो स्वतंत्र पैदा होता है, मैन आर बॉर्न फ्री। तो ये बात उसमें साफ साफ झलक मिलती है। ठीक है, ये खास बात है, जो 2-3 बातें हमें ध्यान में रखनी है। अब आते हैं आगे, तो थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहली बात आएगी यहाँ पे, इसका विस्तार क्या है, प्रमुख प्रावधान क्या है, इनको करें। प्रमुख प्रावधान क्या है, इनको समझें। प्रमुख प्रावधान, फिर हम लोग डिटेल करेंगे, क्वेश्चन जहां से आते हैं उनको समझेंगे। तो पूरा जो स्वतंत्रता संबंधी अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार दिखाई पड़ रहा है सही से, स्वतंत्रता का अधिकार, ये जो अधिकार है ये हमको दिखता है 5 अनुच्छेदों में। अनुच्छेद की प्रकृति समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यूपीएससी इसके अंदर घुसता है 5 अनुच्छेदों में। फिर एक एक करके इसका विस्तार करेंगे। सबसे पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 19। और अनुच्छेद 19 2 प्रकार का प्रावधान करता है। पहला है, इसको कहा जाता है, वो है वाक अभिव्यक्ति संबंधी स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड ईटीसी। वाक अभिव्यक्ति, तो ये जो है वाक अभिव्यक्ति संबंधी 6 स्वतंत्रता प्रदान करता है। लेकिन ये सारी स्वतंत्रताएं पूर्ण नहीं है, बल्कि इन स्वतंत्रताओं के पीछे हम देखते हैं युक्ति युक्त निर्बंधन काम करता है। इसको हिंदी में कहते हैं, हिंदी में युक्ति युक्त निर्बंधन, और इंग्लिश में इसको कहा जाता है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, तो ये यहां पे काम करता है अनुच्छेद 19 में। जब अनुच्छेद 20 में जाते हैं तो फिर हमको दिखाई पड़ता है कुछ दशाओं में दोष सिद्धि से, कुछ दशाओं में जो है दोष सिद्धि से संरक्षण, मतलब जो भी कन्विक्शन होगा उससे संरक्षण मिलता है। दोष सिद्धि से संरक्षण, इसमें 3 नाम आएंगे, जो इसको अभी यहां भी लिखना है, बाद में भी करेंगे। 3 नाम इसमें खास हैं। पहला अपना आएगा दोहरा दंड, मतलब डबल जेपॉर्डी। तो दोहरा दंड पर ये प्रतिबंध लगाता है, एक व्यक्ति को दोबारा दंड नहीं मिलेगा एक ही अपराध के लिए। इसी तरह से ये सेल्फ इंक्रीमेशन, मतलब आत्म अभिशंसन इसको कहते हैं हिंदी में, अपने विरुद्ध गवाही देना, इस पर भी प्रतिबंध नहीं लगेगा। इस पर प्रतिबंध है, किसी को मारपीट के ये नहीं कहेंगे कि आप जो है अपने विरुद्ध गवाही दे दो। और तीसरा इसी में आता है घटनोत्तर विधियां, पोस्ट फैक्टो लॉ। घटनोत्तर विधियां, तो पुराने जमाने में ये होता था कि जबरदस्ती मारपीट के उसको अंग्रेज कहते थे कि अपना दोष कबूल कर लो। तो ये सारी चीजें अब नहीं होंगी, अनुच्छेद 20 इसको रोकता है। कहानी इसको पूरा करेंगे, अभी चलते हैं आगे। पहले अगला लेते हैं हम लोग अनुच्छेद 20, और उसके बाद आता है अनुच्छेद 21।
तो ये है जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। और इसके बाद जो सबसे सेकेंड लास्ट दिखता है वो बाद में जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, ये है अनुच्छेद 21 क या ए, जिसका नाम है शिक्षा का अधिकार। और सबसे लास्ट में दिखता है गिरफ्तारी से संरक्षण, अनुच्छेद 22, गिरफ्तारी से संरक्षण, गिरफ्तारी से संरक्षण। तो ये पांच जो हैं, ये पांचों अधिकार हमें बहुत अच्छे से ध्यान में रखने हैं, इन पर बार बार क्वेश्चंस बनते रहते हैं। गिरफ्तारी से संरक्षण, पहले तो इनके नाम को नोट कर लो ताकि चीजें स्पष्ट हो जाएं। चीजें क्लियर हो जाएं। ठीक है, पांचों नाम पहले लिखेंगे हम लोग, फिर आगे चलेंगे। थोड़ा मैं इसका ग्रेविटी हाईलाइट कर देता हूं, किससे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। इससे ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे, तो यहां पर नोट कर लो पहले इसको, पूरा तो आ गया। इस पर ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, नोट कर लिए। चलो आते हैं, आते हैं वन बाय वन, इसको करेंगे हम। आते हैं इसका दो सीधी संरक्षण। अब देखो इसमें एम का मतलब हुआ मेंस में क्वेश्चन पूछते हैं, और प्रीलिम्स का प्री में क्वेश्चन पूछेंगे। ये मेंस का क्वेश्चन है, अनुच्छेद 21 मेंस में पूछा जाएगा। उसके बाद अनुच्छेद 22 ये मेंस का क्वेश्चन है। अनुच्छेद 19 ये भी मेंस का क्वेश्चन है। बाकी सब प्रीलिम्स वाले हैं, बाकी सब जो है प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। पी मतलब प्रीलिम्स है, सब पीटी में पूछे जाते हैं, सब पूछा जाएगा। हाँ, यहाँ पे एक और चार्ट में ऐड करना है कि गिरफ्तारी से संरक्षण में दो तरह की गिरफ्तारी है। एक को कहा जाता है निवारक निरोध, निवारक निरोध, प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो जो डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं वो निवारक निरोध पे बनते हैं। और दूसरा है सामान्य गिरफ्तारी, प्यूनिटिव डिटेंशन, अपराध के बाद है सामान्य गिरफ्तारी, गिरफ्तारी। तो यहां पर ये दोनों क्वेश्चन बनते हैं। ज्यादा क्वेश्चन इसका मेंस में दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि इसको कहा जाता है आवश्यक बुराई। निवारक निरोध को कहते हैं आवश्यक बुराई, एसेंशियल इविल, वही क्वेश्चन है उसका। ठीक है, तो ये डायग्राम पहले सेट करो, फिर उसके बाद चलेंगे। बहुत डिटेल है ये। आवश्यक बुराई, ठीक है। चलो चलते हैं इस पे आगे। ठीक है, बना लिए आवश्यक बुराई।
चलो चलते हैं आगे। चले आगे, चलो चलते हैं। सबसे पहले लेंगे आर्टिकल 19 को कवर करेंगे। बना लिए, छूटा तो नहीं? चलो वेरी गुड। अब चलते हैं, सबसे पहले लेते हैं आर्टिकल 19। सीधे क्वेश्चन बनेंगे। अनुच्छेद 19, आर्टिकल 19, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 बहुत विस्तृत है। अनुच्छेद 19 कहता है कि प्रत्येक नागरिक को, पहला तो ये कहता है कि प्रत्येक नागरिक को, मतलब यहाँ पे ये अधिकार जो है वो विदेशी व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है, विदेशी व्यक्ति को प्राप्त नहीं है। ये ध्यान रखना है, केवल ये नागरिक को प्राप्त है, प्राप्त नहीं है, केवल नागरिक को प्राप्त है, नहीं है। मतलब जो भारत का है उसी को मिलेगा। 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं होंगी, 6 प्रकार की स्वतंत्रता होगी। अब 6 प्रकार की स्वतंत्रता कौन कौन है तो थोड़ा सा लिस्ट करेंगे कुछ डायग्राम बना के। और इन 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं को जो है स्वतंत्र नहीं छोड़ा जाएगा, बल्कि ये स्वतंत्रताएं क्वालिफाइड होंगी, कुछ विशेषताओं के अधीन दिखाई पड़ेंगी। तो 6 प्रकार की जो स्वतंत्रता है उनके ऊपर लागू होगा युक्ति युक्त निर्बंधन, निर्बंधन। ठीक है, अब यहाँ पे सीधा एक फ्लो चार्ट बना लेंगे, ऐसे बॉक्स बना लेंगे और उसी में सारी कहानी आ जाएगी। 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं लागू होंगी और उस पर लागू होगा युक्ति युक्त निर्बंधन। सबसे पहला है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। सबसे पहला है वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता। इसको समझते हैं ये क्या है एग्जैक्टली। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। तो देखो, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र का आधार माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि लोकतंत्र नागरिकों को अपने विचारों को प्रकट करने की पूरी स्वतंत्रता देता है। किसी भी देश में अगर नागरिकों को, जो वास्तव में शासन के जो है वो सूत्रधार होते हैं, शासन के मालिक होते हैं, अगर उनको अधिकार नहीं मिलेगा तो फिर वो जो है अपनी बातों को आगे नहीं रख पाएंगे। तो केवल वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बोलने और अभिव्यक्त करने तक सीमित नहीं है। देखो, हम बहुत सारी बातें मुंह से बोलकर करते हैं, जो हम सुनते हैं, समझते हैं। तो कई बातों को तो लिख भी देते हैं, कई बातों को फेसबुक पे लिख दिए, कई बातों को व्हाट्सएप पे लिख दिए। तो ये सारी चीजें हमारे बोलने की स्वतंत्रता है, हमारा अपना जीवन है जिस पर हम ये कर रहे हैं। तो बात आई कि अगर हम न्यूज़पेपर में कोई चीज लिखेंगे तो वो हमारी स्वतंत्रता का भाग होगा या नहीं होगा? तो बिल्कुल होगा, क्योंकि न्यायपालिका ने कई बार ये कहा कि बहुत सारी चीजें इसमें बनेंगी। जैसे वाक एंड अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि इसके अंतर्गत बहुत सारे अधिकार आते हैं। जैसे इसके अंतर्गत अगर देखें, ये डायग्राम थोड़ा सा लंबा होगा, ये तो उधर छोटा हो जाएगा। वाक एंड अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत हम देखते हैं कि हमें प्रेस की स्वतंत्रता मिलती है। जो प्रेस है उसको सेंसरशिप नहीं किया जा सकता है। प्रेस एक तरह से अभिव्यक्ति का माध्यम रहा है और न्यायपालिका कहती है कि आप अगर कुछ प्रेस में लिख रहे हो और वो देश के विरुद्ध नहीं है, राष्ट्र की एकता अखंडता का उल्लंघन नहीं हो रहा है, दो लोगों में अगर वैमनस्य नहीं उत्पन्न हो रहा है, लड़ाई झगड़ा को इंस्टिगेट नहीं कर रहे हैं, तो ये स्वतंत्रता भी आपको मिलेगी। साथ में देखो, यहीं पे ये बात हुई कि प्रेस की स्वतंत्रता
होगी। और साथ में और क्या स्वतंत्रता हो सकती है? तो आप अगर कोई आर्टिकल्स लिखते हो, कोई इंटरनेट पर कुछ करते हैं, तो वो भी स्वतंत्र है। इंटरनेट की स्वतंत्रता, इंटरनेट की स्वतंत्रता या इंटरनेट तक पहुंच की स्वतंत्रता वास्तव में वाक एंड अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भी भाग माना जाता है और जीवन के अधिकार का ही। आजकल हम लोग लिखते भी हैं और इससे कुछ बातें पूछते भी हैं, तो ये दोनों चीजें स्वतंत्रता के अधिकार में आती है। इसी तरह से इसमें कहा जाता है कि क्या हम झंडा फहरा सकते हैं? तो इसमें झंडा फहराना मतलब होस्टिंग फ्लैग, ये झंडा जो फहराते हैं वो भी इसी में आता है, झंडा फहराना। तो झंडा फहराने का भी अधिकार है। पहले हम लोग झंडा आमतौर पे नहीं फहरा सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ कि अब जब एक केस आया, उसमें एक बहुत बड़े उद्योगपति थे, उन्होंने केस किया कि भाई हम अगर देश के प्रति कुछ अपना निष्ठा प्रकट करें तो क्यों नहीं कर सकते हैं। तो बाद में जो था फ्लैग होस्टिंग के नियम को बदला गया और कहा गया कि आप ऐसा कर सकते हो। लेकिन ये जो वाक अभिव्यक्ति जिसमें बोलने की, विरोध प्रदर्शन, इसमें विरोध प्रदर्शन का भी अधिकार है। वाक अभिव्यक्ति में एक और अधिकार है, वो है विरोध प्रदर्शन का अधिकार। झंडा फहराना भी है और साथ में है विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार, विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार। अगर सरकार ने आपको सही समय पर पानी नहीं पहुंचाया, सही समय पर सरकार ने दवाइयां नहीं दी, तो जनता विरोध प्रदर्शन कर सकती है। लेकिन हाँ, ये विरोध प्रदर्शन कहीं भी अपने मनमर्जी जगह पर नहीं होगा। शाहीन बाग जो था, जो सीएए के अगेंस्ट में हो रहा था, तो जब वहां पर बात आई कि हम लोग जो है विरोध प्रदर्शन का अधिकार रखते हैं और लोकतंत्र का ये वाक और अभिव्यक्ति का माध्यम है, तो न्यायपालिका ने कहा ठीक है कि आप विरोध प्रदर्शन करो, लेकिन आप जो है कहीं भी विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। तो विरोध प्रदर्शन होगा लेकिन वो कहीं भी नहीं होगा, ये खास पॉइंट है इसके साथ। तो इसके साथ विरोध प्रदर्शन का भी अधिकार है। अब बात आई कि इसमें क्या अधिकार नहीं मिलेगा, तो आपको हड़ताल करने का अधिकार नहीं है। हड़ताल मतलब स्ट्राइक का अधिकार इसमें नहीं मिलता है। ये अधिकार जो है वो कहीं ना कहीं सार्वजनिक व्यवस्थाओं को रोक देता है, जिससे मूलभूत सेवाएं प्रभावित होती हैं। तो ये अधिकार मान्य नहीं है, इस पर कोई काम नहीं होगा। ठीक है, हड़ताल का अधिकार इसमें नहीं आएगा। अब सरकार ने कहा कि देखो वाक अभिव्यक्ति करो, लेकिन आप वाक अभिव्यक्ति में ऐसा तो नहीं कह सकते हो कि भारत तेरे टुकड़े होंगे हजार। अगर ये कह दिए तो कहीं ना कहीं राष्ट्र की एकता और अखंडता का उल्लंघन हो जाएगा। तो इसके बारे में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन हैं। जैसे अगर आपने राष्ट्र की एकता और अखंडता के बारे में कुछ कहा और वो एकता और अखंडता को प्रभावित कर रहा है, तो वो सारी चीजें अमान्य होंगी। तो इस पर जो युक्तियुक्त निर्बंधन लगा वो है राष्ट्र की एकता और अखंडता। अखंडता, तो अगर किसी ने राष्ट्र की एकता और अखंडता को बोलकर या लिखकर चुनौती दे दी, तो इसका मतलब वो सॉवरेन पर अटैक होगा, संप्रभु पर अटैक होगा, और वो आजीवन कारावास तो छोड़ो, उसको इतनी कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी कि बोलना भूल जाएगा वो। ठीक है, और आजकल ऐसा ही हो रहा है। अभी 2-3 लोग बोल रहे थे कि चिकन नेक को काट के हटा देंगे, पिछले 10 साल से जेल में है। तो ऐसा एग्जाम्पल बहुत सारा है, इन लोगों का चलेगा। इसी तरह से अगर आप कुछ बोल रहे हैं और उससे अपराध उद्दीपन होता है, मतलब उद्दीपन, उद्दीपन का मतलब हुआ इंस्टिगेशन। आप भड़काते हो लोगों को, सड़क पे आ जाओ, दंगा करो, फसाद करो, जेनजी का प्रोटेस्ट हो जाएगा, तो ये मान्यता भारत में नहीं है। अभी आप एग्जाम्पल देखो कि जैसे इसने कहा, इसका नाम है सोनम वांगचुक, इसका नाम है सोनम वांगचुक। तो सोनम वांगचुक कहता है कि भाई लद्दाख को आप राज्य का दर्जा दे दीजिए, नहीं तो यहाँ पर नेपाल की तरह जेनजी प्रोटेस्ट हो जाएंगे। तो भारत का नेपाल लग रहा है, जेनजी प्रोटेस्ट कर देंगे यहाँ पे, जेनजी को गंजी पहना के घुमा देंगे, कुछ ऐसा तो भारत में शासन है। ठीक है, तो ये नेपाल नहीं है, ये इंडिया है, और इंडियन गवर्नमेंट कैन हैंडल एनी ऑफ दीज काइंड ऑफ मॉब,
एनी टाइम, एनी वे, कुछ भी कर सकता है ये। 4 बार राफेल घुमा देंगे, कुल मिला के तुरंत सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी। तो ये बंदा आज भी जेल में ही है, गलत बात बोला तो कुल मिला के ये सजा हो जाएगी। आप युक्ति युक्त निर्बंधन को हल्के में नहीं ले सकते हैं। इसी तरह से अगर इसमें अवमानना होती है न्यायपालिका की, न्यायपालिका की अवमानना, अगर किसी ने न्यायपालिका की अवमानना करी, अवमानना, न्यायपालिका की अवमानना, न्यायपालिका की अवमानना, मतलब न्यायालय ने डिसीजन दिया और कुल मिला के फेसबुक पर, ट्विटर पर, इधर उधर, तो यहां जो संवैधानिक चीज है उसकी आप आलोचना नहीं कर सकते हो। अगर ऐसा आपने किया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र की सुरक्षा, इस पर बहुत सारे हैं और सारा ध्यान रखना है, पूछ देता है सारा ही। राष्ट्र की सुरक्षा, अगर इस पर किसी तरह की कोई बात आ गई, आपने इंफॉर्मेशन लीक कर दिया, पाकिस्तान वाले को बता दिया, यू विल बी पनिश्ड, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलेंगे, हो सकता है कारावास में उसको सड़ा दे। इसी तरह से अगर ऐसा कुछ करा जिससे हमारे जो मित्र पड़ोसी मित्र देश हैं, मित्र देश के साथ संबंध, अगर उनके साथ हमारे रिलेशन खराब होते हैं तो ये भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, इसको भी पनिश किया जाएगा, ठीक है। इसी तरह से पब्लिक ऑर्डर और अवमानना, डिफेमेशन, ये दोनों चीजें इसी में आती हैं। पब्लिक ऑर्डर मतलब लोक व्यवस्था, लोक व्यवस्था, जैसे मान लो व्यवस्था बनाए कि हम जो है शांति रखेंगे, लाउड स्पीकर नहीं बजाएंगे, तो भैया लाउड स्पीकर बजाओगे तो शांति भंग होती है, और शांति भंग होती है तो ये आपके अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं है। लाउड स्पीकर अलाउ नहीं है मतलब नहीं है, यू कैन नॉट यूज लाउड स्पीकर टू एक्सप्रेस योर थॉट, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये चीजें मायने रखती। इसी तरह से अवमानना, 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 अवमानना का मतलब किसी को नीचा दिखाना, किसी को फर्जी रूप से नीचा दिखाना, गलत तरीके से, तो ये सब केस बन जाएगा। जैसे राहुल गांधी पर देखो अभी भी केस चल रहा है डिफेमेशन का, अवमानना इसको कहते हैं हिंदी में। तो राहुल गांधी ने कहा चौकीदार चोर है, तो दिखाओ भाई चौकीदार चोर किधर से है। तो इस तरह से इस पर 1 2 3 4 5 6 7 और एक और इसमें ऐड होता है, टोटल 8 इस पे प्रोविजंस लगते हैं। पब्लिक ऑर्डर, हाँ, और एक है डिसेंसी और मोरालिटी, मतलब लास्ट वन है, इसका मतलब हुआ शिष्टाचार, कि आपका व्यवहार शिष्टाचार। जैसे आओ शिष्टाचार का एक गंदा उदाहरण लेते हैं, गंदा उदाहरण लेते हैं इस सेंस में कि हमारी सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। कुछ लोगों का मन है कि हम फ्री लाइफ जिए, और गंदा उदाहरण इसलिए है क्योंकि मैं बोलने में भी उसको हिचक रहा हूं, बट समझाने के लिए बोलना पड़ रहा है, तो डोंट टेक इट अदरवाइज। किसी को यूरोप में ये कल्चर है न्यूडिटी, नंगे रहना पसंद है बहुत लोगों को। मान लो कोई सड़क पे कपड़ा फाड़ के घूम रहा है, उस कंडीशन में पुलिस आएगी और उसको पकड़ लेगी, बोलेगी तुम इस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो, ये कॉन्स्टिट्यूशन का राइट नहीं है। तो इस तरह से 8 जो है अपने पास ऐसे है गवर्नमेंट के पास राइट, जो सोसाइटी को कंट्रोल करती है, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मर्यादित करती है, ठीक है, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को। अब आओ इस पे क्वेश्चन अगर इमेजिन करें कि हम कहें कि भारत का संविधान एक तरफ तो अधिकार देता है, दूसरी तरफ अधिकार छीन लेता है, विवेचना करें। इसी पर एक क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग पूछा गया है, ऐड कर सकते हैं। भारत का संविधान, एक क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में, बहुत पीसीएस में पूछा है कि एक तरफ भारत का संविधान स्वतंत्रता का अधिकार देता है, दूसरी तरफ छीन लेता है, विवेचना करें। मैंने पहले ही बताया ये मेंस का क्वेश्चन है, विवेचना करें या समीक्षा करें।
तो यहाँ पे पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन बनेगा। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त मूलभूत अधिकार है जो अत्यंत विस्तृत, विकसित और सकारात्मक अधिकार है। अनुच्छेद 19, 20, 21 को तथा 22 में इसका विस्तृत उल्लेख मिलता है। उसके बाद मेन बॉडी शुरू हो जाएगा और उसमें पहले तो सारे प्रावधान बताएंगे कि अनुच्छेद 19 में ये लिखा है, 20 में ये लिखा है, 21 में ये लिखा है, 22 में ये लिखा है, 21 को में ये लिखा है। उसके बाद बताएंगे कि सीमाएं क्या है इन अधिकारों पर, सीमाएं क्या हैं। तो सीमाएं जैसे अनुच्छेद 19 पर युक्ति युक्त निर्बंधन लगता है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर 8 निर्बंधन जैसे अपराध, उद्दीपन, राष्ट्र की एकता, अखंडता, शिष्टाचार, अवमानना, न्यायालय की अवमानना, इसी तरह पड़ोसी देशों के मैत्रीपूर्ण देशों के साथ संबंध इत्यादि पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो सब एक एक लाइन में बनेगा, पूरा डिटेल ही बनता है ये। ठीक है। फिर उसके बाद अनुच्छेद 20 पे आएंगे तो 20 में भी कुछ क्लॉज हैं जिनको फॉलो करना पड़ेगा। 21 हालांकि पूर्ण है, 21 को वो भी पूर्ण है। 22 में हम स्थितियों को बता सकते हैं कि राज्य जो है उसमें और ज्यादा कठोर हो सकता है। लेकिन सबसे लास्ट में ये पूरा लिखने के बाद आएगा समीक्षा, और समीक्षा में बताना पड़ेगा कि इन प्रतिबंधों का उद्देश्य असीमित स्वतंत्रता नहीं देना है, बल्कि स्वतंत्रता समाज के हित में दी जा रही है और ऐसी स्वतंत्रता समाज में संतुलन स्थापित करती है। इसीलिए भारत का समाज, भारत का जो है स्वतंत्रता का अधिकार दुनिया के लिए आदर्श माना जाता है। तो इस तरह से आप इसको पूरा डिटेल में कर सकते हो। आंसर समझ में आ गया? मतलब पूरा क्लॉज भी बताना है पहले शॉर्ट में, उसके बाद क्लॉज पर रिस्ट्रिक्शन लिमिटेशंस को बताने हैं और उसके बाद समीक्षा करना है कि ये बात तो भाई इसलिए है क्योंकि सोसाइटी बैलेंस रहे, अदरवाइज सोसाइटी ही खराब हो जाएगी। ठीक है। तो प्रीलिम्स मेंस इसको कहीं साइड में लिख लो, घर पे होमवर्क है, सैटरडे संडे क्लास नहीं रहेगी तो ये सब होमवर्क करना है। आओ चलते हैं आगे। अब कौन सा अधिकार बचा? तो अभी वही लिस्ट लंबा कर रहे हैं हम लोग, अभी उसी लिस्ट को लंबा कर रहे हैं। दूसरा जो अधिकार मिलता है फिर से इसी लिस्ट को नीचे खींच लेंगे, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ये सब है, प्रेस की स्वतंत्रता, इंटरनेट की स्वतंत्रता, झंडा फहराना, ये सब है। इसके बाद आते हैं दूसरे नंबर का अधिकार लेते हैं, दूसरे नंबर का अधिकार लेते हैं, दूसरे नंबर का अधिकार। अब इसके बाद जो अधिकार अपना आ रहा है वो आ रहा है संघ या संगठन, शांतिपूर्ण संघ, शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार, शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार, शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार। अब शांतिपूर्ण सभा बिना हथियार के आप कर सकते हैं, बिना हथियार के किया जा सकता है। तो शांतिपूर्ण सभा तो ठीक है कर लेंगे, लेकिन शांतिपूर्ण सभा में भी ध्यान रखना पड़ेगा कि यहां पर देश की एकता, अखंडता और जो शिष्टाचार है इसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। यहां पे जो युक्ति युक्त लगा वो लगा देश की एकता और अखंडता और साथ में लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था। आते हैं थोड़ा इसको और आगे ले चले। शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार, तो साल 2011 में आपने देखा कि अन्ना हजारे, केजरीवाल और भी लोग थे, ये सब बैठ गए रामलीला मैदान दिल्ली में और मांग करने लगे कि भाई हमको लोकपाल बना के दे दो। बहुत विरोध कर रहे थे, सरकार ने एक बार भी मना नहीं किया और सभी लोगों को जो था वो कहा कि भाई आप प्रदर्शन तो कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग भी इस पर सोचेंगे और आपको एक नया जो है लोकपाल विधेयक ला के देंगे। तब तक अगर आपको कुछ लग रहा है तो अभी कुछ बता दो। ऐसा ही हुआ, फिर नया 2013 में बिल आ गया और ठीक रहा। शहीन बाग में भी ऐसा ही हुआ। शहीन बाग में
हम लोग देख रहे थे कि CAA, जो कंफ्यूज्ड थे लोग, समझ में नहीं आ रहा था कि था क्या, तो बैठे, सरकार ने कहा प्रदर्शन तो कर सकते हो, ऐसे नहीं हटाएंगे। तो जब भी कभी ब्यूरोक्रेट्स वगैरह बने तो इस बात को ध्यान में रखें कि प्रदर्शन लोकतंत्र का सभा करना अधिकार होता है, और अगर करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सरकार लोकतंत्र में इस चीज को स्वीकार करती है। हाँ, लेकिन वहीं पर अगर कोई मान लो सभा कर रहा है और वहां पर मान लो गौवंश है, गाय मारना शुरू कर दिया, सुअर मारना शुरू कर दिया, तो वो ठीक नहीं माना जाएगा। सभा कर रहे हैं और जैसे अफगानिस्तान में होता है कि पूरा AK-47 लेके सभा कर रहे हैं, तो वो सब नहीं चलेगा, बिना हथियार के ही करनी है। ठीक है, अगला जो है वो है संघ बनाने का अधिकार। सभा कर सकते हैं, संघ बना सकते हैं, संघ बनाने का अधिकार। और संघ बनाना जो अधिकार है ये शामिल करता है कोऑपरेटिव्स का, सहकारी संघ भी आप बना सकते हो, सहकारी संघ भी बन सकता है। लेकिन यहां भी संघ जो बनाएंगे वो देश की एकता, अखंडता और लोक व्यवस्था के अंतर्गत ही होगा। देश की एकता, अखंडता, एकता अखंडता हर जगह आ रहा है एकता अखंडता, लोक व्यवस्था, और इसमें एक और चीज यूज होता है मोरालिटी, मतलब शिष्टाचार। संविधान में मोरालिटी को शिष्टाचार कहा गया है कि आप अगर कोई संघ बनाएंगे तो उसमें ये नहीं कि गांजा पीना चाहिए या शराब पीना चाहिए इसको प्रमोट करेंगे। यू मस्ट कीप डिसेंसी इन योर ऑर्गेनाइजेशन, अदरवाइज इट मे बी कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट विथ आयरन फिस्ट। आयरन फिस्ट का मतलब लोहे के मुक्के से मारेंगे फिर। तो इस तरह से तीसरा है संघ बनाने का अधिकार। फिर से इसको ड्रैग करते हैं नीचे, अब आते हैं अब आते हैं नेक्स्ट है, अगला है जो है घूमने फिरने का अधिकार या संचरण का अधिकार, या फिर घूमने का अधिकार, देश में घूमने या संचरण का अधिकार, आने जाने की स्वतंत्रता जो है। तो हमारा संविधान ये ऑफर करता है कि हम देश में कहीं भी जा सकते हैं। आपको उत्तराखंड जाना है, उत्तराखंड जाइए, हिमाचल प्रदेश जाओ, लद्दाख जाओ, जम्मू कश्मीर जाओ, हरियाणा जाओ, पंजाब जाओ, गुजरात जाओ, महाराष्ट्र जाओ, तमिलनाडु जाओ, केरल जाओ, तेलंगाना जाओ, उड़ीसा जाओ, छत्तीसगढ़ जाओ, नागालैंड जाओ, अरुणाचल प्रदेश जाओ, आप कहीं भी जा सकते हो। इसके लिए बहुत ज़्यादा झंझट नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखो, आप घूमने गए, और एक छोटा सा फोटो दिखा दूँ तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आप घूमने गए और यहाँ पर क्या मिला आपको, नागालैंड घूमने गए, नागालैंड में आपको मिल गया एक ट्राइब जिसका नाम है कोयाक। आपने कोयाक को देखा और कहा कि भाई ये चड्डी पहन के घूम रहा है, मतलब कि ये कपड़े उपड़े नहीं पहना है, और इस तरह से ये अपना लगा के रखे हैं कुछ, और उनका आपने मजाक बना दिया। तो ऐसा नहीं ठीक बात है ना। हर एक आदमी को हर एक का रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो संविधान कहता है कि आप घूम तो लीजिए, लेकिन जो जनजातीय क्षेत्र हैं जहाँ पर कुछ मान्यताएं अलग होती हैं, उन मान्यताओं को ध्यान में रखिए और इस तरह की चीजें मत करिए। थोड़ा बफर होने लगा, इस तरह की चीजें मत करिए, ये सब चीजें नहीं चलेंगी। तो यहां पर भी रिस्ट्रिक्शन दिखाई पड़ते हैं। दो रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पे कि स्वतंत्रता आपको घूमने की इतनी नहीं मिलेगी, अगर गए तो फिर थोड़ा शांति से घूमना है। और इसमें दो चीजें हैं। पहला है कि ये स्वतंत्रता प्रतिबंधित हो सकती है जनजातियों के इंटरेस्ट में, जनजातियों के हितों में, हितों के लिए रोक दिया जाएगा, यहाँ पे जाना मना है। और दूसरा जो ये बैन हो सकता है वो है जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में, मतलब सामान्य लोगों के हित में, सामान्य लोगों के हित में। अगर वहां के लोग जो हैं शांति प्रिय हैं या फिर गोपनीय जीवन जी रहे हैं,
और वो नहीं चाहते हैं कि बाहर वाले आके डिस्टर्ब करें, तो सरकार कर सकती है। ऐसा बहुत जगहों पे होता है, जिसको हम लोग इनर लाइन परमिट कहते हैं। जैसे अरुणाचल प्रदेश वगैरह जाएंगे तो पहले ही इनर लाइन परमिट लेना पड़ेगा, और इनर लाइन परमिट लेंगे उसके बाद ही हम जो है चीज़ों को आगे रख पाएंगे। ठीक है, इसके बाद घूमने फिरने का उसके बाद है राइट टू मूव फ्रीली। उसके बाद है बस जाने का अधिकार, मतलब जो है निवास या बस जाने के अधिकार को हम लोग देखेंगे। तो निवास या निवास करने का अधिकार, तो भारत में आप कहीं भी निवास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यूपी से हैं बिहार में जाइए, बिहार से हैं हिमाचल प्रदेश में जाओ, हिमाचल प्रदेश में है नागालैंड में जाओ, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन फिर से ये दो चीज़ें होंगी कि जनजातीय ही तो जब को देखा जाएगा कि कोई इंटरेस्ट उसका वायलेट नहीं कर रहा है, और आगे देखा जाएगा कि फिर ये जो है वो किसी आम जनता के हित में नहीं होगा। तो सेम प्रोविजंस यहाँ पे भी अप्लाई होता है, सेम है, सेम प्रोविजन यहाँ पे भी अप्लाई होता है। ठीक है, इसको भी इसके साथ ही जोड़ते चलना है। इसके बाद आगे आते हैं, सेम प्रोविजन है, दोनों सेम ही है, इंटरेस्ट ऑफ जनरल पीपल। और इसके बाद आता है 6 में से 3 इधर हो गए, 3 उधर हो गए। अगला है पेशा या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। पेशा या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, राइट टू प्रोफेस। तो भारत का संविधान हमें किसी भी प्रकार के पेशा करने की स्वतंत्रता देता है। मतलब आपको जो भी पेशा करना है वो करिए, दुकान खोलिए, ऑटो ड्राइवर बनिए, या फिर जो है कपड़े का दुकान खोलो, किराने का दुकान खोलो, ये सब कर सकते हैं। लेकिन क्या नहीं कर सकते हैं, तो भाई आप अब बिना पढ़े लिखे डॉक्टर तो बन नहीं सकते हैं। डॉक्टर बनने के लिए मेडिकल की पढ़ाई करनी पड़ेगी। पता चला ऐसे ही जो है इंजेक्शन लगाने लगा, कुल मिला के जनता का बंटाधार हो जाएगा। तो यहाँ पर पेशा कर सकते हैं, लेकिन उसका रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शन ये है कि उसके लिए प्रोफेशनल डिग्री होना चाहिए, व्यावसायिक योग्यता का निर्धारण हो सकता है कि अगर डॉक्टर बनना है तो डॉक्टरी की पढ़ाई करनी पड़ेगी। दूसरा यहां पे सामान्य जनता के हित को देखा जाएगा। मतलब कि ऐसा नहीं कि हमको कुछ सामान बेचना है तो हम गांजा बेचना स्टार्ट कर देंगे, ऐसा नहीं कि हम पता चला अफीम बेचना स्टार्ट कर देंगे। तो ये सब चीजें मान्य नहीं है, संविधान इनको रोक देता है। ठीक है, और एक और है, कुछ चीजें सरकार ने रिजर्व रखी हैं जो जनता के लिए उपलब्ध नहीं है। जो सरकार के लिए रिजर्व है, सरकार के लिए रिजर्व है, तो 3 प्रतिबंध है। ठीक है, चलो आते हैं इस पर, कुछ क्वेश्चंस बनते हैं क्या। ये लिस्ट ही खाली ध्यान रखना है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं। ये लिस्ट ध्यान रखना है, बना लो इसको, क्वेश्चन दिखाऊं तब। 6 अधिकार कौन कौन से हो गए। वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, झंडा फहराने की स्वतंत्रता, विरोध प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता और इंटरनेट की स्वतंत्रता दिखाई पड़ती है। चयन की स्वतंत्रता भी यहीं पे है। तो चयन की स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ चॉइस भी इसी का पार्ट है। जो पहला वाला था, ये वाला, तो पहला वाला हमने बनाया था एक चार्ट, ऊपर नीचे भाग गया, इधर चला गया वो।
और चार्ट बनाया था हमने तो, अच्छा इसी में ऊपर ऊपर कर रहे हैं ना इसको, ये नीचे आ जाएगा। यहाँ पे जो हमने बनाया था पहला वाला चार्ट, इसी में था ये। इधर उधर हो गया है, जो पेज का है। हाँ ये वाला चार्ट था और इसमें हमने सारा लिखा था प्रेस की स्वतंत्रता वगैरह। इसमें एक और दे देंगे, फ्रीडम ऑफ चॉइस है, चयन की स्वतंत्रता है। वाक अभिव्यक्ति में ही चयन की स्वतंत्रता है। किसी भी चीज को अगर चुनना है तो अनुच्छेद 19 आएगा। हाँ उसी में स्लाइड किए थे, ठीक है ठीक है, मिल गया। चलो तो ये था अनुच्छेद 19। बस टेबल याद रख, और ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत यहां पे नहीं है, कहानी है सब। ज्यादा जो है टेबल को ही ध्यान में रखना है। अब देखो इसमें सीधा क्वेश्चन ये भी आ जाएगा, एक और क्वेश्चन यहां पे प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन है कि युक्ति युक्त निर्बंधन, एक और क्वेश्चन यहीं पे ले लो। युक्ति युक्त निर्बंधन, निर्बंधन एक आवश्यक बुराई है, एक आवश्यक बुराई है, पूरा आ जाएगा। और उसके बाद समीक्षा करें, समीक्षा करें, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बन जाएगा सीधा सीधा, युक्ति युक्त निर्बंधन एक आवश्यक बुराई है, समीक्षा करें। तो इसमें सीधा ही, बहुत ज़्यादा क्लॉज वगैरह पे नहीं जाना है, सीधा ही स्टार्ट करेंगे कि इंट्रोडक्शन में कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 युक्ति युक्त निर्बंधन का प्रावधान करता है, जो विभिन्न वाक एवं अभिव्यक्ति संबंधी अधिकारों पर लागू होता है। यह वास्तव में अधिकारों की सीमाएं हैं जो व्यक्ति के अधिकारों को समाज के अधिकार के साथ संतुलित करता है, समाज और राष्ट्र के अधिकारों के साथ संतुलित करता है। पहले ही उसको काटना शुरू कर दिया। अब आते हैं अगला पार्ट, मुख्य भाग। तो अब इसके बारे में थोड़ा बताएंगे कि अनुच्छेद 19 में विभिन्न प्रकार के, विभिन्न जो है युक्ति युक्त निर्बंधनों का विवरण मिलता है। जैसे वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर वही 5-6 हैं, राष्ट्र की एकता अखंडता, और फिर बाकी चीज़ों पर ऐसे। फिर उसके बाद शुरू हो जाएगा, इनको लिस्ट बताने के बाद बताना पड़ेगा आगे कि इन्हें आवश्यक इसलिए माना जाता है कि व्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता या असीमित स्वतंत्रता समाज, व्यवस्था और राष्ट्र के लिए संकट उत्पन्न कर सकती है, क्योंकि यह राष्ट्र की एकता, अखंडता, सामाजिक व्यवस्था तथा जनजातीय के हितों, जनजातीय लोगों के हितों को आघात पहुंचा सकती है, चोट पहुंचा सकती है। इसीलिए इसे आवश्यक माना जाता है। हेडिंग भी बना लेंगे, आवश्यक है। उसके बाद बुराई माना जाता है, फिर आएंगे आगे हेडिंग ही ले लेंगे बुराई के रूप में। तो कई विशेषज्ञों का विचार है कि युक्ति युक्त निर्बंधन स्वतंत्रता को सीमित करता है और राज्य इनका दुरुपयोग कर सकता है। कई स्थितियों में ऐसा पाया गया, राजनीतिक कारणों से व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। कई स्थितियों में विरोधी दल के नेताओं को चुप कराने के लिए युक्ति युक्त निर्बंधन का उपयोग किया गया है। इसी प्रकार प्रेस और सिनेमा की स्वतंत्रता को भी इससे दबाया गया है। फिर से निष्कर्ष आएंगे कि वस्तुतः या फिर निष्कर्षतः एक समाज संतुलन पर स्थापित होता है। व्यक्ति की स्वतंत्रता समाज और राष्ट्र
के सापेक्ष होनी चाहिए और हमारा संविधान इसी संतुलन को स्थापित करता है। कहानी खत्म। पूरा कॉन्सेप्ट देखो कितना आसान क्वेश्चन हो गया। तो जो बात मैंने बताई है इसको दोबारा एक बार सुन के लिख देना है एंड दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यू मे ड्रॉ चार्ट एज वेल, चार्ट भी ड्रॉ कर सकते हो। चार्ट विल इंक्रीज योर मार्क्स, मार्क्स बढ़ा देगा वो। तो ऐसे इसको चलते चलना है, ठीक है। चले आगे राहुल, 2 मेंस के क्वेश्चन मिल गए और प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी देख लो यहां से क्या बनते हैं, तो इसको भी देख लो। ये वाला क्वेश्चन यूपीएससी पीवाईक्यू में आ चुका है। सीधा ही क्वेश्चन बना है, बहुत टिपिकल नहीं था। यूपीएससी 2022 के, अरे राइट टू मूव, right of movement and residence throughout the territory of India are freely available to Indian citizen, but these right are not absolute। इस पर मेंस में भी क्वेश्चन आ गया है, पूरी कहानी इसमें बतानी पड़ेगी क्या है ये। तो ऐसे इस पर क्वेश्चंस हैं, ठीक है। क्वेश्चंस हैं यूपीएससी पीवाईक्यू ऑन राइट टू फ्रीडम। लाइन को बताया गया है पीवाईक्यू, ये हिंदी में भी दे रहा है। और जैसे एक क्वेश्चन ये किसी एग्जाम में पूछा है कि स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है कोई भी पेशा अपनाना, अस्पृश्यता का उन्मूलन, धर्म का प्रचार पालन, हिंदी में भी देखो तो बना हुआ है, ठीक है। लंबा है ये पूरा, स्वतंत्रता का अधिकार ही मेन है, इसके बाद तो फिर 32 लंबा होगा ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। यही वाक और व्यक्ति की स्वतंत्रता और पेशा, ए और बी हो जाएगा इसका, छोटा सा आंसर लिया है ए और बी। तो कोई भी एग्जाम दोगे इसमें यही क्वेश्चन सब आते हैं, प्रीलिम्स में, मेंस में डिटेल करेगा फिर। ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन इस पे बनते रहते हैं। रिट पिटीशन, रिट पे ही ज्यादा बनते हैं। राइट टू प्राइवेसी, जैसे राइट टू प्राइवेसी वाला पूछा वैसे भी इसमें पूछ देता है। और इसमें है पर्सनल लिबर्टी, रूल ऑफ लॉ, इसके भी क्वेश्चन कुछ बने हैं, कभी बने होंगे। अब आते हैं दूसरा, अनुच्छेद 20 की तरफ। अनुच्छेद 20 की तरफ, अनुच्छेद 20 की तरफ एक और अनुच्छेद कर लेते हैं। अनुच्छेद 20, गिरफ्तारी से संरक्षण, प्रोटेक्शन अगेंस्ट, ना ये वाला है प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन, मतलब दोष सिद्धि से संरक्षण, कन्विक्शन।
दो सिद्धि से संरक्षण। अब देखो, पहले तो पुराना समय याद करना पड़ेगा कि पहले के जमाने में किसी को कभी भी अरेस्ट कर लेते थे और फिर उसको पीट पीट के कहते थे कि अपना जुर्म कबूल करो। तो हमारे संविधान निर्माता चूंकि भुक्तभोगी थे, खुद ही उनको ऐसा झेलना पड़ा था। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये सब नहीं होगा, हमारा देश जो है वो अलग ही होगा, इसमें किसी को पुलिस या राज्य पीट पाट के दो सिद्धि के लिए नहीं विवश कर सकता है। तो ये पूरा ही अलग है, राज्य के विरुद्ध ये देता है, राज्य के विरुद्ध नागरिकों को संरक्षण देता है, नागरिकों को संरक्षण देता है। और पहले के जमाने में जैसे मुगल बादशाह था, तो मुगल बादशाह के अगेंस्ट में कोई विरोध करता था तो उसको कारागार में डाल देते थे। अब ये चीजें नहीं होंगी, बल्कि अब क्या है, तो बहुत सारे प्रतिबंध लग गए। सबसे पहला जो प्रतिबंध है वो है घटनोत्तर विधियां। घटनोत्तर विधियां मतलब क्या हुआ इसका, तो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, पोस्ट फैक्टो लॉ, इसको ऐसे समझो, ऐसे इसको समझते हैं कि मान लेते हैं 1993 का साल था, ठीक है। 1993 के साल में एक कानून लागू था, एक लॉ लागू था, जिसने कहा कि जो भी आर्म्स रखेगा उसको हम टेररिस्ट मानेंगे, आतंकवादी मानेंगे। जो इलीगल आर्म्स रखेगा उसको टेररिस्ट मानेंगे। अब यहां पर क्या हुआ कि संजय दत्त, जो खलनायक मूवी का हीरो था, वो अपने साथ AK-47 रखता था, उसके घर से जब्त हो गया। तो हमारे यहाँ नियम है कि जिस समय जो कानून लागू है उसी के अकॉर्डिंग सजा मिलेगी। संजय दत्त को गिरफ्तार किया गया पोटा के अगेंस्ट, पोटा के लिए, और संजय दत्त को जेल की सजा भी हुई। तो यहां पर अब ये सरकार नहीं कर सकती थी कि उसको छोड़ दें, उसको फ्री कर दें। तो जहां कहीं भी आपराधिक मामला, किसी को मारने पीटने या खून निकलने की बात होगी, वहां पर अनुच्छेद 19 सरकार पर बैकडेट से कानून लगाने या बदलने से रोकता है। पीछे कानून नहीं बदलेगा, जो होगा वो आगे के लिए होगा। तो ये जो घटना के बाद विधियां हैं वो नहीं बनेंगी। घटना के बाद पिछली तारीख से, मतलब बैक डेट से, पिछली तारीख से कानून नहीं बनाया जा सकता है। अब उसको सजा मिली, कानून बदला नहीं गया, नहीं बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। लेकिन खास बात यह है, चलते हैं एक और जगह पे तो खुद ही क्लियर हो जाएगा। जब CAA का प्रोटेस्ट हो रहा था, लिखा देंगे इसको, तो उस समय क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में लखनऊ मॉब अटैक 2019। अब देखो क्या हुआ, 2019 में जब CAA का प्रोटेस्ट हो रहा था तो बहुत सारे लोगों ने बस को जलाना शुरू कर दिया, इस तरह से आगजनी शुरू कर दी। अब आगजनी प्रोटेस्ट वगैरह क्या है, तो ये एक तरह से सिविल प्रोसीड्योर है, संपत्ति का नुकसान हो रहा है। लोगों का नुकसान तो अलग है, बट संपत्ति का नुकसान हो रहा है। तो संपत्ति के नुकसान को वसूलने के लिए उस समय की जो योगी सरकार, आज भी योगी जी हैं, उन्होंने कानून लागू किया बैकडेट से और कहा जो भी इसमें जलाया हुआ है उसका कैमरा पे फोटो निकालेंगे और सबसे वसूली करेंगे। न्यायपालिका में ये बात पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट ने, पहले तो हाई कोर्ट ने कहा कि भाई ये किस लॉ में लिखा हुआ है कि तुम कॉम्पनसेशन लोगे। वाकई उस समय कोई लॉ ही नहीं था कि आप कंपनसेशन लोगे, पोस्टर चिपकाओगे। तो उसी समय केस को सुप्रीम कोर्ट के लिए
ट्रांसफर कर दिया गया और इस बीच में राज्यपाल ने एक ऑर्डिनेंस इश्यू किया और ऑर्डिनेंस में बैक डेट से ये जो था वो एक्ट इंप्लीमेंट कर दिया। तो कहने का मतलब कि अगर लॉ नहीं है दीवानी मामलों में, सिविल मैटर में, और कोई लॉ बनानी है तो वो बैक डेट से बन जाएगी। तो घटनोत्तर विधियां दो तरह की होती हैं, या तो ये फौजदारी मतलब क्रिमिनल मैटर से होगी, या फिर ये दीवानी मैटर से होगी मतलब सिविल मैटर से होगी। दीवानी और फौजदारी, फौजदारी का मतलब क्रिमिनल। तो क्रिमिनल एक्ट में बैक डेट से कानून नहीं बनेगा, लेकिन दीवानी मामले जहां पर संपत्ति वगैरह का नुकसान है या विवाद है, जिसको सिविल मैटर कहते हैं, सिविल मैटर में घटनोत्तर विधियां बनेंगी, बैक डेट से कानून आ सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है इस बात को, ये ध्यान रखना है इस बात को। अब आओ चलते हैं दूसरे इसके डायमेंशन पे। इसमें बहुत सारी बातें लिख दी हैं इन्होंने। दूसरा है दोहरा दंड। दंड मतलब डबल जेपॉर्डी, जेपॉर्डी, दोहरा दंड। देखो सिचुएशन लेते हैं कि एक आदमी था, उसने दूसरे आदमी का खून कर दिया, चक्कू भोंक के मार दिया उसको। अब हाई कोर्ट में उसको उम्र कैद की सजा मिली और सुप्रीम कोर्ट ने उसको कहा कि इसको फांसी की सजा दो। तो एक ही अपराध के लिए दो बार सजा नहीं होगी, मतलब पहले वो उम्र कैद काट ले 14 साल और 14 साल के बाद उसको फांसी पे लटका दे, ऐसा नियम नहीं है। या तो उम्र कैद होगी या फिर फांसी की सजा होगी। तो किसी एक अपराध के लिए एक ही सजा होगी। बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, सोचो कि 14 साल की सजा काट लिया फिर दोबारा सजा दे दिया। तो ऐसा नहीं है, किसी एक अपराध के लिए एक बार ही सजा होगी, सजा होगी। लेकिन अब कंडीशन समझो, यहां पे थोड़ा सा ट्रिक है, यहां पे ट्रिक है। तो ये ट्रिक क्या है कि आपने देखा होगा जब पुलिस एफआईआर करती है तो उसमें कई सारे प्रोविजंस यूज होते हैं। मान लो इसने जो हत्या करी वो पब्लिक प्लेस पर कर दिया तो वहां एक अलग लॉ लगा देगा। इसने जो हत्या करी वो सपोज किसी मतलब गवर्नमेंट ऑफिसर का कर दिया, वो एक अलग केस हो गया। इसने और भी कुछ काम कर दिए, जैसे अंग भंग कर दिया, ये भी हो गया। तो अलग अलग धाराओं को देखा जाता है और जो सजा मिलेगी वो सबको क्यूमुलेट करके मिलेगी, जोड़ के मिलेगी। तो भले ही एक अपराध के लिए एक बार मिलेगा, लेकिन अलग अलग धाराओं के हिसाब से अपराध की श्रेणी बदलेगी। और अगर उसकी अपराध जो है वो बहुत सारी धाराओं में आ रही है तो सबको जोड़ के एक बड़ा सा उसको कहा जाएगा हीनियस क्राइम। तो वो क्राइम का नेचर तब बदल जाता है। तो अगर अलग अलग धाराओं में है तो फिर सबके अकॉर्डिंग मिलेगा, ऐसा नहीं कि एक ही बार मिलेगा। ठीक है, और एक ही केस है एक ही एक्ट में तो एक ही बार मिलेगा। अब दूसरा है, लास्ट है आत्म अभिशंसन। एक कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड है आत्म अभिशंसन। इसका मतलब होता है सेल्फ इंक्रीमेशन। मतलब इसका होता है स्वयं के विरुद्ध गवाही देना, स्वयं के विरुद्ध गवाही देना। मतलब कि मान लो किसी को पकड़े पुलिस ने कि नहीं तुम जो है तुम ही चोरी किए हो, और बोल रहा है कि हम नहीं किए हैं चोरी। उसको पीटना शुरू कर दिए, खूब मारे खूब मारे, फिर भी वो कह रहा है नहीं। अब पुलिस वाले कह रहे हैं कि अब नहीं मारे तो जान से मार देंगे। मतलब जबरदस्ती उसको बुलवाना पॉसिबल नहीं है। इस तरह के मारपीट से किसी को अपराध कबूलने पर विवश नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता है कि तुम जबरदस्ती जो है
नहीं किया जा सकता है। लेकिन यहां खास है, बाध्य नहीं किया जा सकता है, मारेंगे पीटेंगे नहीं। लेकिन यहां पे कुछ खास है कि देखो, जैसे हम कहते हैं कि हम ब्लड सैंपल कलेक्ट करेंगे, हम खून के नमूने लेंगे, फिंगरप्रिंट मिलाएंगे, तो ये सब करने से मना नहीं कर किया है। ये सब अपराध की छानबीन की प्रक्रिया है, ये सब इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है, और ऐसे कंडीशंस में ये सब अलाउ है। तो इसमें क्या स्वीकृत है, तो वो स्वीकृत है डीएनए फिंगरप्रिंट लेना, कहीं से भी डीएनए मैच कर सकते हैं, डीएनए का प्रोफाइल ले सकते हैं, इसी तरह से खून के नमूने ले सकते हैं। हाँ, पॉलीग्राफी एक टेस्ट होता है, जो झूठ जो बोलता है उसको पकड़ते हैं, उसमें नशा वगैरह करवाया जाता है, पॉलीग्राफी। तो अगर पॉलीग्राफी करवाना है तो फिर सुप्रीम कोर्ट से अनुमति लेनी पड़ेगी, या कोर्ट से अनुमति लेंगे तभी पॉलीग्राफी होगी, और नार्को टेस्ट होगा। नार्को और पॉलीग्राफी ये होता है पॉलीग्राफी टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट। तो इसमें माथे पे पूरा ये सब लगा देते हैं, पूरा ऐसे पहना उना देते हैं, और झूठ बोलेगा तो वो ब्लिंक करेगा। तो पॉलीग्राफी टेस्ट वगैरह के लिए अनुमति लेनी पड़ेगी। नार्को वाला जो होता है उसमें दवाई खिला देते हैं, सोडियम पेंथानॉल नार्को टेस्ट होता है एक। नार्को टेस्ट में दवाई खिलाते हैं, ऐसे सुई लगा देते हैं, आदमी बेहोश हो जाता है और सोडियम पेंटोथाल, ये अलग से कहीं लिख लेंगे, सोडियम पेंटोथाल, ये सोडियम खिला देते हैं, सोचने समझने की क्षमता खराब हो जाती है, और कुल मिला के जो भी उसको आता है वो बोलता है। तो सोडियम पेंटोथॉल जो है ये सब लीगल नहीं है, तो लेने के लिए फिर जो है कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ेगा। ये सब अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो चुका है, ठीक है, यहाँ पे भी दे रहा है, नार्को टेस्ट इज कंसिडर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल एज इट वायलेट द राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ये तो नहीं हो सकता है, और अगर ऐसा करेंगे तो पुलिस वालों पर केस हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये सब चीजें नहीं है इसमें शामिल। हाँ, डीएनए ले सकते हैं और बाकी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो ये था अनुच्छेद 19 और 20 की कहानी। एक और अभी फंडामेंटल राइट लेगा टाइम, फंडामेंटल राइट में भी टाइम और लगेगा, अभी थोड़ा सा करो। अभी 2 क्वेश्चन है, और साथ में क्या करना है, तो साथ में एक बार बेयर एक्ट को भी पढ़ते चलना है। बेयर एक्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला बताए थे डाउनलोड करके, वो पढ़ना है, और पीवाईक्यू सॉल्व करना है। पीवाईक्यू में जैसे हम लोग चले गए, पीवाईक्यू ऑन सेल्फ इंक्रीमेशन, सब क्वेश्चन आ चुके हैं, कहीं ना कहीं आता ही है। इंक्रीमिनेशन, ये सब क्वेश्चन आ चुके हैं, सेल्फ इंक्रीमिनेशन। तो ये सारा चीजें एमपी में पूछा था। नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस इंक्लूडिंग डिपार्टमेंट। ये अब एक ही बार कर ही रहा है तो कोई एक ही संस्था देगी, हर संस्था नहीं देगी। सेल्फ इन बोथ ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री दोनों चलेगा। प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ एक्सटेंड टू बोथ क्रिमिनल एंड सिविल, दोनों में चलता है, ये तीनों सही है, इसका बी इज करेक्ट। राज्य सेवा परीक्षा में पूछा है, बी इज करेक्ट। तो इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन है, इसमें आया है। ये एक बार कॉन्स्टिट्यूशन देख लेना, आसान हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आसान वाले ही पूछे। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से ये पूछा है किसी एग्जाम में। नो पर्सन एक्यूज्ड एनी, तो वही 22-20 वाला है, 20-3 वाला। ऐसे ही पूछते रहते हैं, क्वेश्चन बनता है, ठीक है।
चलो आते हैं आगे हम लोग। तो आज को यहीं तक रखते हैं, आज की क्लास को। अब मंडे को क्लास करेंगे रिमेनिंग वाला, मंडे को क्लास होगी। ज़्यादा फिर ऑनलाइन में हेक्टिक हो जाता है। ठीक है राहुल, चलो फिर क्लास को ऑफ करते हैं।